नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान पर बात करेंगे कि आप सभी से पूछा जाता है कि शिक्षा क्या है एजुकेशन, क्या है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। हम सभी बहुत बेहतरीन तरीके से आज मनोविज्ञान के इतिहास पर चर्चा करेंगे। यहाँ से चीजें पूछी नहीं जाती दोस्त, पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब बात किया जाए क्वेश्चन बहुत कम हो आते हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान का इतिहास है क्या। बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे क्योंकि शिक्षा की डिफिनीशन, जो एजुकेशन का डिफिनीशन पूछा जाता है दोस्त, तो कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ चीजें कम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको देखना बहुत अच्छे से है दोस्त। ध्यान देंगे, हम सभी शिक्षा एवं मनोविज्ञान की बात करेंगे। जो आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह चर्चा करेंगे शिक्षा एवं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करें तो मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा या शिक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र की बात करेंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय, देखिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण पाठ होने वाला है और चर्चा करेंगे दोस्त। इसमें से पहले ध्यान देंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कुछ आप सभी को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं दोस्त। बात करेंगे हम सभी मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान में शुरुआत में इसे 2 भागों में बांट दिया गया। मनोविज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? एक शिक्षा मनोविज्ञान है, एक बात करें बाल मनोविज्ञान है। तो हमें जो पढ़ना होता है सामान्यतः वह हम सभी पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, क्योंकि हमारे जो पार्ट में है, जो हमारे सिलेबस में है, उसे हम बाल मनोविज्ञान को ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में 2 चीजें हैं। एक तो दोस्त आप देख पा रहे हैं, एक तो शिक्षा है, एक मनोविज्ञान है। यहां से बात किया जाए तो 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो 2 शब्द कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? एक शिक्षा शब्द दिखाई दे रहा है, एक मनोविज्ञान शब्द दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा में बात किया जाए, ध्यान देंगे, शिक्षा में बात करें तो शिक्षा को ई प्लस डुको शब्द से निकला हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। वहीं पर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, और जिसे साइकी प्लस लोगोस के नाम से जाना जाता है। तो यह आप सभी के सामने बेसिक नॉलेज था। ध्यान देंगे, अभी हम एक एक करके एक एक बात करेंगे शिक्षा पर और मनोविज्ञान पर, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए यहां से जरूरी हो जाती हैं। इसमें से बात करें शिक्षा क्या है मनोविज्ञान, एक एक कर बातें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा क्या है, फिर मनोविज्ञान पर। तो सबसे पहले आप सभी के सामने शिक्षा शब्द दिख रहा है, और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा किस भाषा का शब्द है, कहाँ से निकला है, इस पर हम बात करेंगे। तो शिक्षा शब्द की बात करें तो संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला हुआ है। किस शब्द से? शिक्षा जो शब्द है यह संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला हुआ है। और यहीं पर बात करें शिक्षा का अर्थ क्या होता है, आपसे कोई पूछे तो कहेंगे सीखना और सिखाना होता है। क्या होता है? सीखना और सिखाना होता है, शिक्ष धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ सीखना सिखाना होता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। किस भाषा से? लैटिन सब भाषा के एजुकेटम शब्द से। इस बात को ध्यान देंगे, और आप एजुकेशन शब्द मत बोलेंगे। एजुकेशन जो शब्द है आंग्ल भाषा है, या हम इसे कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा है। लेकिन अगर किस शब्द से एजुकेशन निकला है तो एजुकेटम शब्द से निकला है। देख पा रहे होंगे TUM लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे। और एजुकेटम की बात करें ई प्लस और इधर डुको, तो ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, और डुको का अर्थ होता आगे बढ़ाना। समझ पा रहे हैं ना? तो या तो आपसे बेसिक नॉलेज है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा की बात करें ई प्लस डुको से बना हुआ है, और एजुकेटम शब्द से इसका लैटिन भाषा का शब्द है। आगे हम दोस्त बात करेंगे तो यहाँ पर देखा वही जो मैंने चित्रात्मक रूप से आपको बताया, वही चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। वहीं पर शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसमें 2 शब्द हैं ई प्लस डुको। तो आप समझ पा रहे होंगे वही चीजें लिखी गई हैं। ई का अर्थ होता अंदर से बाहर की ओर, डुको का अर्थ होता आगे बढ़ाना। वहीं पर अतः हम कह सकते हैं एजुकेशन का अर्थ क्या है। अतः
शाब्दिक रूप में कहा जा सकता है एजुकेशन का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना या विकसित करना। अर्थात आप कह सकते हैं अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना या विकसित करना, अर्थात शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, बालक के आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की एक प्रक्रिया बोली जाती है। आगे दोस्त बात करेंगे, यहां पर और ध्यान देंगे, चलेंगे आगे। करा कि अब परिभाषाएं पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वह तो शाब्दिक अर्थ था, वह तो क्या था, एक शाब्दिक अर्थ था। लेकिन अब हम परिभाषाओं पर, जो कुछ जो आपके विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, इनकी डिफिनीशन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अरस्तु की डिफिनीशन है, यहाँ से आप सभी के पेपर में आए हुए हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो ध्यान देंगे। करा कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, एजुकेशन की डिफिनीशन क्या देते हैं, वह कहते हैं मनुष्य की, क्या कहते हैं दोस्त, वह कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। वहीं पर महात्मा गांधी की डिफिनीशन बात करेंगे, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा का सर्वांगीण या सर्वोत्कृष्ट विकास से है। समझ पा रहे हैं, मतलब स्वामी विवेकानंद की डिफिनीशन, महात्मा गांधी की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों लोगों की, और इसे आपके दिमाग में होना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं मतलब शिक्षा से उनका अभिप्राय है किससे, बालक एवं मनुष्य के शरीर से, उसके साथ साथ मन, उसके साथ साथ आत्मा के सर्वांगीण विकास से। वहीं पर बात करें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित जो पूर्णता को अव्यक्त करता वही क्या है, शिक्षा है। आगे हर्बर्ट स्पेंसर की डिफिनीशन है, हर्बर्ट जी कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय क्या करना, स्थापित करने से होता है। अरस्तु जी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। और यह आपको बहुत बार बताया गया है कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में आपका स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसे आप बहुत सुने होंगे। आगे दोस्त बात करेंगे अब मनोविज्ञान पर। देखिए आपके सामने शिक्षा शब्द को मैंने सीखा, शिक्षा शब्द जो शिक्ष धातु से बना हुआ है संस्कृत के, वहीं पर इंग्लिश शब्द जो है एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निकला है, ई प्लस डुको से बना है एजुकेटम। तो ये सारी चीजें आपने सीखा। वहीं पर साथ साथ बात करें तो हमने परिभाषाओं पर चर्चा की, जिसमें से विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, उसके साथ साथ अरस्तु की। या तो आपके शिक्षा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की डिफिनीशन। अब यहाँ पर सीखने वाले हैं मनोविज्ञान, जिसे हम जानते हैं इंग्लिश में बोला जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बात किया जाए, साइकोलॉजी लैटिन भाषा, किस भाषा के, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला है, जिसे हम बोलेंगे साइकी प्लस लोगोज। इस बात को ध्यान देंगे, साइकी प्लस लोगोज, साइको प्लस लोगोज नहीं होगा, साइकी प्लस लोगोज होगा। और यह चीजें पूछी गई हैं, साइकी प्लस लोगोज। ये साइकी का मतलब होता आत्मा और लोगोज का मतलब होता अध्ययन करना या विज्ञान। आगे हम कह सकते हैं मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, हम कह सकते हैं, या आत्मा का क्या करना, अध्ययन करना, ऐसा भी बोला जा सकता है। आगे दोस्त बात करेंगे परिभाषाओं पर, हम चर्चा कर लेते हैं। डिफिनीशन है मनोविज्ञान की, कुछ डिफिनीशन है कि मनोविज्ञान है क्या, वाकई में कुछ मनोवैज्ञानिक अपने अपने शब्दों में मनोविज्ञान को डिफाइन किया है, जिसमें से विल्हेम बुंड जी हैं। विल्हेम बुंड की बात करें तो विल्हेम बुंड को आप जानते हैं जर्मनी के निवासी थे और इन्हें चेतना के विज्ञान के रूप में बताते हैं। लेकिन अब अभी हम कुछ डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे। इतिहास की बात किया जाए तो उस पर अभी व्याख्यात्मक रूप से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें से विल्हेम बुंड की बात करें तो विल्हेम बुंड जी कहते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का क्या है, अनुभूति का विज्ञान है। चेतना अनुभूति का क्या है, विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। विलियम मैकडूगल जी कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। व्यवहार एवं क्या बात करें, व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है विलियम मैकडूगल के अनुसार। वहीं पर बात किया जाए वुडवर्थ की डिफिनीशन है। वुडवर्थ जी कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसका है, बात करें यहाँ पर थोड़ा सा वही चीजें रिपीट हो गई। वुडवर्थ की डिफिनीशन यहाँ पर नहीं है, विलियम मैकडूगल की डिफिनीशन है, वुडवर्थ की डिफिनीशन नीचे लिखी गई है। यह चीजें दो बार गलती से रिपीट हो चुका है, यहाँ विलियम मैकडूगल लिखेंगे। क्या है, विलियम मैकडूगल की डिफिनीशन है, या आप इसे काट सकते हैं, विलियम मैकडूगल लिख सकते हैं, विलियम
मैकडूगल लिख सकते हैं, टाइप जो है इरर किया गया, इरर हो गया है। तो विलियम मैकडूगल की डिफिनीशन है मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। लेकिन वुडवर्ड जी क्या डिफिनीशन है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। मतलब ध्यान देंगे, जो वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। कहीं ना कहीं देखिए, जो अभी तक आपने देखा, जैसे विल्हेम वुंट की बात करें तो विल्हेम वुंट चेतना के विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने चेतना का विज्ञान बताया मनोविज्ञान को वहीं पर। लेकिन विलियम मैकडूगल की बात करें, वुडवर्ड की बात करें, वाटसन की बात करें, स्किनर की बात करें, सभी क्या है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना था जो मनोविज्ञान है भैया वह व्यवहार का विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं उनके डिफिनीशन में ही, मनोविज्ञान के डिफिनीशन में आएगा व्यवहार शब्द कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं वातावरण से चीजें आएंगी। इसलिए बात करें विलियम मैकडूगल में दिख रहा होगा आपको, यहां पर व्यवहार शब्द आ गया। वहीं पर बात करें वुडवर्ड की डिफिनीशन की बात करें तो आपने देख लिया मानव व्यवहार का विज्ञान। यहीं पर बात करें वाटसन की डिफिनीशन में आपने देखा व्यवहार का क्या है, निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है। स्किनर की डिफिनीशन में आपने देखा कि व्यवहार एवं अनुभव का क्या है, विज्ञान है। तो कहीं ना कहीं जितने भी डिफिनीशन है, जितने भी डिफिनीशन आपको दिखाई देंगे जो व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादियों का जो कहने का तात्पर्य होगा वह सभी का सभी कहने का तात्पर्य यही होगा कि मनोविज्ञान भैया सब जो है व्यवहार का विज्ञान है। इससे आप कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देंगे। जैसे वाटसन की डिफिनीशन क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है। वहीं पर स्किनर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे बात किया जाए विल्हेम वुंट, तो आप जानते हैं विल्हेम वुंट जो जर्मनी के निवासी थे, सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान बात करें, सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी खोली थी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, कुरन क्रो की डिफिनीशन की बात करें, कुरन क्रो एक भी बात किया जाए एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो उनकी डिफिनीशन में भी कहीं ना कहीं व्यवहार आएगा। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का क्या है, अध्ययन है। यहीं पर बोरिंग की डिफिनीशन बात करें, बोरिंग कहते हैं मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। यहीं पर मन की डिफिनीशन की बात करें, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जितने भी मनोवैज्ञानिकों को आप देखेंगे सभी के सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चीजें होंगी, और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना ये सारी चीजें थी। आगे बात करें गैरेसन की डिफिनीशन, गैरेसन एवं अन्य की डिफिनीशन, मनोविज्ञान की बात करें का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। वही गार्डन मर्फी की डिफिनीशन है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उनकी वातावरण के प्रति होने वाले अनुक्रियाओं का क्या करता, अध्ययन करता है। तो आपको कुछ इसमें से डिफिनीशन जो इंपॉर्टेंट है वह डिफिनीशन, जैसे बात करें विलियम मैकडूगल की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, विल्हेम वुंट की डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, वुडवर्ड की डिफिनीशन, वाटसन की डिफिनीशन, स्किनर की डिफिनीशन, ये जो डिफिनीशन है जैसे क्रोन क्रो की डिफिनीशन, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बोरिंग, मन, ये सभी डिफिनीशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के अर्थ में कुछ परिवर्तन आता है। जैसे आपने देखा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपने देखा परिभाषाओं पर, अब इसके अर्थ में परिवर्तन होना शुरू होता है। कैसे कैसे इसका परिवर्तन होगा, कैसे कैसे रूप अपना बदलता जाएगा, सभी हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिवर्तन की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान किसका भाग था, दर्शन शास्त्र का भाग था, फिलॉसफी का भाग था, जो फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में था। लेकिन बात किया जाए दर्शन शास्त्र से अलग होने के बाद इसका क्या है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में उदय होता। तो शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति कहे कि भैया सब, आप देखिए ध्यान दीजिए कि जो मनोविज्ञान को शुरुआत में पूछे तो शुरुआत में वो फिलॉसफी का भाग था, दर्शन शास्त्र का भाग था। लेकिन 16वीं शताब्दी में सबसे पहले हुआ एक रूप आता है, उसका रूप आता है आत्मा के विज्ञान के रूप में। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के पहले इसे दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था। अब इसके एक ही परिवर्तन पर हम चर्चा करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन है आरओ की कंप्लीट बैच के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कतें हों तो आप सभी इस 2 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त अब हम एक एक कर बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास पे कि मनोविज्ञान का इतिहास वाकई में है क्या। जैसे आत्मा का विज्ञान, सबसे पहले जब मनोविज्ञान अलग होता है, दर्शन शास्त्र से जब अलग होता है तो वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। और वह समय होता है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले जो कहने वाले व्यक्ति थे जैसे प्लेटो थे,
प्लेटो दार्शनिक थे, सुकरात थे, अरस्तु थे, ये सभी भैया कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, एक समर्थक के रूप में होते हैं आत्मा के विज्ञान के रूप में। तो प्राचीन यूनान में प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक पैदा हुए जो क्या थे, एक आदर्शवादी थे। तो आप जानते भी हैं एक आदर्शवादी भी थे। आदर्शवादी इस जगत को माया और मिथ्या मानते हैं। आदर्शवादी क्या कहते हैं कि जो ये जगत है, ये जो संसार है भैया सिर्फ माया और मिथ्या से भरा हुआ है, या प्रेम जो ममता, साथ ही साथ बात करें झूठ फरेब से भरा हुआ है, मतलब माया और मिथ्या से भरा हुआ है, तथा आत्मा एवं परमात्मा को शाश्वत मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा परमात्मा को शाश्वत मानते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह मानते हैं कि भैया जो आत्मा है आपका वह क्या है, परमात्मा का अंश माना जाता है। इसीलिए भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा को परमात्मा में एक कर देना क्या कहलाता है, वह मोक्ष कहलाता है, जिसके लिए आत्मा की पवित्रता अत्यंत जरूरी है। इसीलिए प्राचीन दर्शन के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। जैसे उनका जब यह अलग होता है, जैसे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, जब मनोविज्ञान सबसे पहले 16वीं शताब्दी में उदय होता है तो प्लेटो थे, सुकरात थे, ये सभी का मानना था, क्योंकि आदर्शवादी थे। आदर्शवादियों का मतलब है कि जो भैया आत्मा है वह परमात्मा की बात करे उसमें लीन हो जाता है, तो एक ही भाग है, अंश है, ये सारी जो ड्रामा है अपना बताते हैं, पहले से आप जानते हैं। वहीं पर बात किया जाए, एक क्या कहते हैं, शाश्वत है, मतलब सचमुच है, सत्य है, और जो बात किया जाए जो माया है, जो जगत है, ये मिथ्या से या माया से भरा हुआ है, तो तमाम तरीके से अपने राय देते हैं। उसी हिसाब से, उसी राय के हिसाब से सबसे पहले जब मनोविज्ञान को निकालते हैं तो कहते हैं भैया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और हम सभी किसके रूप में पढ़ेंगे, आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। और यह बात जो समय था, वह समय चल रहा था, वह समय था आत्मा का विज्ञान, जो समय था वह 16वीं शताब्दी था। अब 100 सालों के बाद ध्यान देंगे, 100 सालों तक इसे किस रूप में पढ़ा गया, इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। इसके बाद समय आता है 100 साल के बाद, जब 17वीं शताब्दी आती है, तो 17वीं शताब्दी में एक पंपोलॉजी जी आते हैं और कहते हैं कि भैया मनोविज्ञान जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो आत्मा का विज्ञान, या आत्मा का विज्ञान हमें समझा दो, कैसे आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। तो सभी समझा नहीं पाते हैं, अपने राय नहीं दे पाते हैं कि कैसे आत्मा का विज्ञान बना, क्योंकि दार्शनिक जैसा कह दिए वैसा सब लोग मान लिए। अब बात जब 100 सालों तक कोई चीज चलती है तो नए नए लोग आते हैं, नए लोगों का अपना अपना राय होता है। तो उसी प्रकार से इनका भी राय था, किनका, पंपोलॉजी जी कहते हैं भैया हमें समझाओ कैसे है, तो कोई नहीं समझा पाता। फिर आता है 17वीं से 19वीं शताब्दी का, यह क्या चलता है, मन के विज्ञान के रूप में चलता है, जैसे साइंस ऑफ माइंड जिसे हम कह सकते हैं। इसके समर्थक थे इटली के पंपोलॉजी के, ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, और समर्थक के रूप में बात करें जॉन लॉक थे, रूसो थे, और इमैनुएल कांट थे, वर्कली थे। ये सभी कहते हैं मनोविज्ञान किसका है, मन का विज्ञान है, मतलब मन ही सब कुछ है। इसे बात कह करके चले जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा का विज्ञान को कोई डिफाइन नहीं कर पाता तो ये सभी इनका समय चलता है, और इनका समय चलता है तो अपना जो इनका मन में आता है वही कह देते हैं, तो ये सभी मन के विज्ञान के रूप में कह देते हैं। अब ये 200 सालों तक समय चलता है, कितने सालों तक, 200 सालों तक चलता है, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। अब 200 सालों तक कोई चीज चलेगा तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है फिर से, जो पूछेगा भैया मनोविज्ञान, मन का विज्ञान कैसे है, आप समझाओ तो। इसीलिए बात किया जाए, सबसे पहले इसे भी नहीं समझाया जा सकता, मतलब इसे भी समझाया नहीं गया, मतलब सभी डिफाइन नहीं कर पाए कि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान कैसे है। तो विल्हेम जब बुंट आते हैं, विल्हेम बुंट कहते हैं तो जब मन का विज्ञान नहीं है तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब वो अपना राय देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में बात किया जाए तो विल्हेम बुंट जो जर्मनी के निवासी थे, उनके द्वारा मनोविज्ञान को किस रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में सबसे पहले बोला गया। समझ पा रहे होंगे, सीखते हुए चलें। सबसे पहले हम सभी ने, जो हम सभी को बात करें साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी के 2 पार्ट, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान वह है क्या, उसे थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है। तो बाल मनोविज्ञान के जैसे समाजी विकास, संवेगात्मक विकास, बच्चे की अवस्थाओं, ये सभी बालक से संबंधित, मतलब बालक का जो मनोविज्ञान है उसको तो हम सभी को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन शिक्षा विज्ञान में
कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसे हम सभी कवर कर रहे हैं। तो इसमें से बात करें 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम विल्हेम बुंट आते हैं और विल्हेम बुंट कहते हैं मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। और 1879 ईस्वी में बात करें 1879 में ये सबसे पहले बात करें तो जर्मनी के विल्हेम बुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछे मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले कौन स्थापना किया था, तो आप कहेंगे विल्हेम बुंट स्थापना किए थे। विल्हेम बुंट कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। और बात करें जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में उन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी स्थापना की। इसमें उन्होंने कहा, उन्होंने केवल चेतन मन की ही बात की। मतलब किस मन की बात की? वह सिर्फ जो मन था उसके चेतन मन की बात की। इनका मानना था मनोविज्ञान मनुष्य के चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। ध्यान देंगे, उनका सिर्फ यह मानना था कि मनोविज्ञान क्या है? एक चेतना है। जैसे चेतना का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस क्या होता है? जैसे ध्यान देंगे, जैसे जब हम चीजें बता रहे हैं, आपको कोई चीज जानकारी दे रहे हैं, या आपने कोई चीज देखी, सबसे पहले आपने कोई चीज देखा, और जब जैसे आपने देखा तो आपके दिमाग में कॉन्शियस माइंड में कोई चीज गया और प्रोसेस नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से उसका प्रोसेस नहीं हुआ, सिर्फ देखा और ज्ञान को ले लिया। उसके बारे में न गलत न सही कुछ भी जानकारी ना हो, कोई जानकारी ना बताई जाए। आप उस व्यक्ति से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना, आपके दिमाग में वह चीजें गई तो आपको स्पष्ट रूप में बस सिर्फ जानकारी ही प्राप्त कर लें, वह क्या कहलाता है? सबसे पहले इसके बारे में ही उन्होंने, जो विल्हेम बुंट थे, कहते हैं कि भैया चेतन मन की ही बात करते हैं और चेतन मन को बताते हैं कि मनोविज्ञान मनुष्य का चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता, ऐसा कह के चले जाते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इनकी एक पुस्तक थी, मतलब विलियम मैकडूगल थे, और विलियम मैकडूगल ने जब इन्होंने कहा कि भैया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मतलब मनोविज्ञान किसका? चेतना का विज्ञान है। तो जो विलियम मैकडूगल थे, विलियम मैकडूगल क्योंकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे तो इनका मानना था कि भाई साहब चेतना का विज्ञान कैसे है। तो उन्होंने एक पुस्तक निकाल दी। किस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने चेतना शब्द का घोर एकदम विरोध किया, आलोचना किया। वहीं पर बात करें, क्योंकि चेतना उनका मानना था कि सब विलियम मैकडूगल का कहते हैं क्योंकि चेतना एक संरचना है, अतः इसका सिद्धांत संरचनावाद कहलाता है। जैसे बात किया जाए तो वह घोर विरोध करते हैं, भैया चेतना उतना कुछ नहीं है, या व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक से जुड़े हुए थे। वाटसन सबसे पहले आते हैं। तो वाटसन कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है 20वीं शताब्दी में, वह कहते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ उनका विरोध आता है कि भाई यह चेतना का विज्ञान नहीं है, या जो व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन क्योंकि चेतना का विज्ञान है क्यों, इनका क्या मानना था? जो बात के विल्हेम बुंट थे, विल्हेम बुंट कहते हैं क्योंकि चेतना एक क्या है? एक संरचना है, इस एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, अतः इसका सिद्धांत क्या कहलाता है? इनका सिद्धांत एक संरचनावाद कहलाता है। और इसे भी ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे संरचनावाद के जनक कौन है, संरचनावाद क्या है? एक बात के संरचनावाद की बात करें, एक संप्रदाय है, और संरचनावाद का कोई जनक पूछेगा तो सीधा बताएंगे विल्हेम बुंट है। विल्हेम बुंट को आप बता देंगे, विल्हेम बुंट की क्या है? एक संरचनावाद के जनक बोले जाते हैं। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक विधि का जनक भी माना जाता है। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या एग्जामिनर सारी की चीजें पूछता है। जैसे आपसे कोई कहे दोस्त, कोई अगर व्यक्ति कह दे कि मनोविज्ञान की जो बात किया जाए, मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई, वह पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाला कौन था? तो विल्हेम बुंट थे ही। लेकिन इसी वजह से, इनके स्थापना करने की वजह से ही विल्हेम बुंट को क्या? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, उसके साथ साथ आप यह बोल सकते हो प्रयोगात्मक विधि के जनक भी माने जाते हैं। विल्हेम बुंट ने चेतना के 3 अंग बताते हैं। विल्हेम बुंट चेतना के कितने अंग बताते हैं? 3 अंग बताते हैं। और 3 अंग की बात किया जाए, वह कितने अंग बताते हैं दोस्त? वह 3 अंग बताते हैं। वह 3 अंग बताते हैं। जो 3 अंग क्या क्या बताते हैं, ध्यान देंगे। 3 अंग कौन कौन से बताते हैं? संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव या प्रतिमा।
ध्यान देंगे। अगर आपसे कोई कहे चेतना के कितने अंग है, तो आप कहेंगे चेतना के भैया 3 अंग बोले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक संवेदना, या इसे प्रत्यक्षीकरण बोल सकते हैं, दूसरी भाव बोल सकते हैं, तीसरी प्रतिमा। तो इन्होंने चेतना के 3 अंग बताते हैं, और यह संरचनावाद के जनक भी बोले जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्त आगे बात करेंगे, तो क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, क्योंकि बात करें चेतना दिखाई नहीं देती, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसलिए संरचनावादी की जो विधि है वह क्या कहलाती है, वह विधि कहलाती है भैया, वह विधि कहलाती है अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। क्योंकि जब आप चेतना की बात करें, क्योंकि चेतना अंदर होगी, और जब अंदर होगी तो एक स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसीलिए जब दिखाई नहीं देती, तो इनके जो संरचनावादी जो हैं, संरचनावादियों का मानना था, संरचनावादी जो विधि कहलाती है वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। और इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है, या अंतर्दर्शन विधि किस संप्रदाय से जुड़ा है, तो आप कहेंगे संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। जानेंगे संरचनावाद से जुड़ा है। वहीं पर इसके जनक कौन होंगे, विल्हेम वुंट होंगे। वहीं पर बात किया जाए, जैसे बात करें, आपको मैंने बताया कि मनोविज्ञान सबसे पहले जो स्थापना किया गया, प्रयोगशाला की स्थापना की गई, वह 1879 ईस्वी में की, 1879 में की गई। अब जर्मनी के लिप्जिंग में की गई। तो वहीं पर जब भारत वर्ल्ड लेवल पर आपने देखा, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यही तो देखा कि सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली जाती है। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कोई व्यक्ति भारत में कब खोली गई मनोविज्ञान प्रयोगशाला, तो आप कहेंगे भारत में 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में कोलकाता में नरेंद्र सेन गुप्ता, किसके द्वारा? नरेंद्र सेन गुप्ता, जिनका नाम था एन सेन गुप्ता। इनका नाम क्या था? एन सेन गुप्ता आप कह सकते हैं, द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली जाती है, स्थापित की जाती है। भारत में सबसे पहले कलकत्ता में 1916 ईस्वी में एन सेन गुप्ता द्वारा स्थापित की जाती है। और बात किया जाए, यहाँ पर जो आपने देखा कि जो विल्हेम वुंट थे, विल्हेम वुंट का मानना था क्या कि संरचनावाद का विज्ञान है, वहीं पर मतलब चेतना का विज्ञान है, संरचनावादी थे। और जब समर्थन की बात करें तो इनका समर्थन में कौन कौन आते हैं, जैसे विल्हेम वुंट तो थे ही, उसके साथ साथ जेम्स सिल्ली आते हैं, टीजनर आते हैं, ये सभी जो इसका समर्थन करते हैं। अब बात आती है 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 100 वर्षों तक यह भी चलता है, 100 वर्षों तक यह भी चलता है। 19वीं शताब्दी में पूरा 100 वर्षों तक सब लोग व्यक्ति कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है। तो आपने देखा 16वीं शताब्दी में सबसे पहले बात करें, एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, 16वीं शताब्दी में आपने देखा आत्मा का विज्ञान, फिर आपने देखा कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक मन का विज्ञान चला। वहीं पर 100 वर्षों मतलब फिर 19वीं शताब्दी में यह चेतना का विज्ञान के रूप में परिवर्तन हो गया। अब बात करें जब 20वीं शताब्दी आ जाती है, तो 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था वाटसन का जेबी वाटसन आते हैं, कहते हैं जो ये सब चेतना है, मन है, आत्मा, ये सब कुछ नहीं है मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें 1913 ईस्वी में हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी थी उसके प्रोफेसर थे, जो जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती भैया, जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती तो इसका अध्ययन बात करें तो इसके अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। जो चीजें दिखाई देगा उसी को तो हम अध्ययन कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि चेतना अंदर है, अंतर्दर्शन विधि इसीलिए कहा गया। तो हम कैसे अध्ययन करेंगे, जब दिखाई देगा तभी तो अध्ययन कर पाएंगे, इसीलिए जब अर्थ नहीं बनता, इनका मानना था, इसीलिए उन्होंने चेतना की जगह बाहर से दिखाई देने वाले बाहरी व्यवहार को मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र माना। इसीलिए वाटसन को क्या बोला जाता है, बहिर्दर्शन विधि के जनक के रूप में बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह लाइन कई बार पूछी गई, बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन, तो आप कहेंगे जेबी वाटसन, या वाटसन है। अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन, तो आप कहेंगे कि भैया वह विल्हेम वुंट थे। यहीं पर बात किया जाए तो इनका व्यवहार का विज्ञान इन्होंने क्यों कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा, क्यों कहा, इसे देखते हैं कि कहा भैया जो आपका उद्दीपक है, क्योंकि व्यवहार का विज्ञान कहने का मतलब था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उद्दीपक क्या है, उद्दीपक आपके वातावरण में, उद्दीपक जो है स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है वह वातावरण में क्या है, वातावरण में मौजूद है,
वातावरण में मौजूद है। तो और जो आपका अनुक्रिया है, क्योंकि आपके पास अनुक्रिया, आपका रिस्पॉन्स होगा जब आपके सामने उद्दीपक मौजूद है तो फिर आप अनुक्रिया करेंगे, क्योंकि उनका व्यवहारवादियों का मानना ही था, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के जब तक उद्दीपक नहीं रहेगा अनुक्रिया हो नहीं सकता है। इसलिए व्यवहारवादियों का मानना था उद्दीपक हमारे वातावरण में मौजूद है और उसी उद्दीपक के अनुरूप हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। इसलिए सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया जो शब्द दिया वह व्यक्ति देने वाला था वाटसन। और इसी के बाद इसी के बाद क्या अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी थे और उद्दीपक अनुक्रिया पर चर्चा करते रहते हैं। तो ध्यान देंगे, आगे बात करें। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मैंने आपको डिफिनीशन में ही बताया था, मनोविज्ञान के डिफिनीशन में, तो यह ऐसा मानते हैं व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। और वाटसन ने कहा कि व्यवहार सिर्फ वातावरण में ही अवलोकित किया जा सकता है, ऐसा मानना था जो वाटसन का। आगे चर्चा करें इसीलिए वाटसन ने वंशानुक्रम को लगभग क्या है, शून्य मानते हैं। मतलब वाटसन महोदय कहते हैं जो आपका हेरिडिटी है एकदम नगण्य है, वह मानते ही नहीं। वाटसन कहते हैं कि जो कुछ है वह वातावरण है, वातावरण में जैसा आप माहौल क्रिएट करेंगे वैसा सामने वाला ढल जाएगा। तो इनका मानना था जो वंशानुक्रम एकदम शून्य मानते हैं। और इसी पूरी तरीके से वाटसन की बात करें, वह वातावरण को ही सब कुछ क्या कहते हैं, मानते हैं। वाटसन ने एक पुस्तक लिखी है बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक है। ध्यान देंगे, बिहेवियरिज्म नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। मतलब बिहेवियर का मतलब ये तो व्यवहार का विज्ञान था, लेकिन व्यवहार के विज्ञान पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखते हैं। और ये आप सभी से पूछा जाता है कि वाटसन की पुस्तक क्या नाम है। आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, आज मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। यह श्रेय पूरी तरीके से वाटसन को जाता है। यह श्रेय किसको जाता है, पूरी तरीके से वाटसन को जाता है। समझ पा रहे हैं आप कि सबसे पहले तो आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर जो है व्यवहार का। और व्यवहार के विज्ञान का जो बात करें 20वीं शताब्दी से लगातार क्या है, वही व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, वुडवर्थ का एक कथन है, कथन की बात कर लेते हैं। जैसे बात करें तो वुडवर्थ जी कहते हैं, क्योंकि वुडवर्थ या भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और उनका मानना था, कहा उन्होंने कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। किसको छोड़ा, सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है वह अपने आत्मा को छोड़ दिया। फिर क्या छोड़ा, फिर अपने मन और मस्तिष्क का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। फिर अपनी चेतना खोई और अब क्या है, व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। मतलब सबसे पहले वह भैया आत्मा को छोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मन और मस्तिष्क को त्याग किया, फिर इसके बाद उन्होंने कहा चेतना को खोई, अब व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। तो निचोड़ आप वुडवर्थ के डिफिनीशन से समझ सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अब वाटसन महोदय बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन दिए जाते हैं। वाटसन, क्योंकि एक आप जानते हैं वाटसन पूरी तरीके से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, वातावरण को महत्व देते थे, जो बात की जाए वंशानुक्रम को या आनुवंशिकता को नगण्य मानते थे। तो उन्होंने एक डिफिनीशन दिया, वह डिफिनीशन क्या था, तुम एक बालक दो, तुम एक व्यक्ति एक हमें बालक दे दो, जैसा भी बालक है, मतलब बच्चे का जन्म हुआ, हमें बालक दो, मैं उसे वह बना दूंगा जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। चाहे चोर कहो तो बना दूंगा, आप कहो तो डाकू बना दूंगा, आप कहो वकील बना दूंगा, आप कहो इंजीनियर बना दूंगा। जो बनाना चाहता हूं, मतलब जो मैं बनाना चाहता हूं वही बना दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम बना देंगे। हमें एक नवजात शिशु दे दो, क्या दो, मुझे एक नवजात बालक दे दो, जैसा आप चाहते हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा बना सकता हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनुवांशिकता को एकदम बात करें, जो अनुवांशिकता है उसको एकदम शून्य मानते हैं, वातावरण को महत्व देते हैं, तभी तो जो चाहते हैं वही बना देंगे। आगे बात करें, अब हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, अच्छे से मैंने क्लियर कर लिया। मनोविज्ञान के इतिहास पर भी मैंने चर्चा कर लिया कि इतिहास कैसे कैसे चलता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एक साथ पढ़ेंगे। शिक्षा का मतलब, शिक्षा आपने देखा कि व्यवहार का परिमार्जन, शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार का परिमार्जन। वहीं पर मनोविज्ञान की बात करें तो आपने देखा व्यवहार का अध्ययन। मतलब शिक्षा क्या, व्यवहार का परिमार्जन है, और मनोविज्ञान क्या पढ़ा समझा, व्यवहार का अध्ययन है। तो दोनों अगर मिला के हम जाने तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। समझ पाए ना।
अगर आपसे कोई कहे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे, क्योंकि शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्त एक इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी हिंदी आर ओ ए आर ओ प्री और मेंस के लिए आप सभी बुक परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ समान अध्ययन की पुस्तक आप परचेज कर सकते हैं प्री मेंस दोनों के लिए। कोई भी दिक्कतें हो तो आप सभी के सामने नंबर भी दिया गया है, उस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान को आपने सीखा कर, शिक्षा मनुष्य के व्यवहारों को संशोधित करता है। क्या करता है भैया, जो शिक्षा है वह क्या करता है, मनुष्य के व्यवहारों को संशोधित करता है, परिमार्जन करता है, यह आपने देखा। वहीं मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। साथ ही साथ बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म 1900 ईस्वी में माना जाता है, जबकि अमेरिका में मनोविज्ञान के शिक्षकों की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर की स्थापना, जिसे हम बोलते हैं, हुई थी। और इसके बाद करें, सबसे बड़ा योगदान 1913 में आई थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी का है। सबसे बड़ी पुस्तक सबसे बड़ी पुस्तक की बात करें, वह पुस्तक किसकी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तक आती है, उसका सबसे बड़ी पुस्तक का क्या नाम है, एजुकेशन साइकोलॉजी। जो किसकी पुस्तक थी, थॉर्नडाइक की पुस्तक थी। और सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के एक जनक भी बोले जाते हैं, कौन, थॉर्नडाइक, जिसने शिक्षा मनोविज्ञान का एक अलग विषय के रूप में पहचान लाया। उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। 1913 में एक पुस्तक आई थी थॉर्नडाइक की पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, और उसी एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक आई वह एक अलग विषय के रूप में, एक अलग पाठ के रूप में उदय होता है, और उदय होता है एक अलग विषय के रूप में, और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन बोले जाते हैं, वह थॉर्नडाइक महोदय बोले जाते हैं। दूसरा बड़ा योगदान बात करें, स्टैनले हॉल का माना जाता है, जिन्होंने अवस्थाओं खास करके किशोरावस्था का गहन अध्ययन करके एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी, और किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, जो आपके स्टैनले हॉल हैं, स्टैनले हॉल किशोरावस्था के जनक बोले जाते हैं। उनकी पुस्तक थी एडोलसेंस नामक, और इनका भी योगदान था शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। जैसे बात करें, रूसो का भी योगदान था। रूसो का योगदान को भी जो है नकारा नहीं जा सकता, जिनकी पुस्तक थी एमिल एंड एजुकेशन, जो बाल केंद्रित शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें निभाती है, बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी तरफ बात करें, फ्रावेल और मारिया मोंटेसरी के प्रयास की भी सराहना की जा सकती है। योगदान है, जिन्होंने पूर्व विद्यालय एवं बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अवस्था का सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला, जैसे ध्यान देंगे, जो अवस्थाओं से संबंधित, जैसे बात करें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस अवस्थाओं पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था, वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक, वह था पेस्टोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए अवस्थाओं पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला जो मनोवैज्ञानिक कौन था, पेस्टोलॉजी जी थे। और यहीं पर बात करें, अलग अलग लोग हैं, जैसे स्टैनले हॉल के बारे में हमने देखा, किशोरावस्था के जनक के रूप में एडोलसेंस नामक पुस्तक है। वहीं पर बात करें एमिल एंड एजुकेशन की बात करें, रूसो की पुस्तक है, और रूसो को भी बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। तो इन सभी का प्रयास था, इन सभी को जो नकारा नहीं जा सकता, एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि इनका योगदान नहीं था शिक्षा मनोविज्ञान में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक तो कहे ही जाते हैं, जिनकी पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, और लेकिन साथ ही साथ बात करें, इन सभी का भी योगदान बोला जाता है। दोस्त आगे हम बात करेंगे, मनोविज्ञान के प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। कुछ डिफिनीशन है मनोविज्ञान की, उस पर हम देख लेते हैं। कुछ परिभाषाएं उसको हम देख लेते हैं। जैसे परिभाषाओं की बात करें, तो सबसे पहले स्टीफन की डिफिनीशन आपके सामने है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्या है, क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन माना है। कौन, स्टीफन मानते हैं। प्रो क्या मानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। वहीं पर कॉल्सनिक क्या कहते हैं, कॉल्सनिक कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में ही
शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये सारी डिफिनीशन है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। कुरन क्रो की डिफिनीशन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक अनुभव के वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो समझ लीजिए कि आपको एक तरीके से रटना है, एक तरीके से क्या है, ये सारी चीज रटनी है। शिक्षा मनोविज्ञान को आप सीख गए। और यहीं पर बात करें, यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की कुरन क्रो क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जॉन एफ टेनर्स क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षा तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर एक एक चीजें कहते हैं। वी एन झा कहते हैं, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था शिक्षा मनोविज्ञान की सफलता पूरी तरीके से मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। और ऐसे बात करें एस चौहान जी हैं, उनका मानना था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का क्या है, अध्ययन है। जेम्स रेवर कहते हैं कि मनोविज्ञान वहीं पर मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग करने से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। सी एच गुड है इनका मानना था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या है। परिवर्तनों की क्या है, व्याख्या। तो आप सभी ने देखा कुछ डिफिनीशन थे, कुछ डिफिनीशन जो आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आपने देखा कि कुछ डिफिनीशन है जिसमें से योगदान तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की बात करें तो स्किनर ने मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में बांट दिया। जैसे एक समान उद्देश्य बताया, एक विशिष्ट उद्देश्य बताया। जैसे समान उद्देश्यों में उन्होंने कहा कि सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना होता है, वहीं पर बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, इसमें समान उद्देश्य बताया। शिक्षण कार्य में सहायता देना या शिक्षण विधि में सुधार देना, और साथ ही साथ शिक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति करना। तो समान उद्देश्य के अंतर्गत इसमें स्किनर ने रख दिया। स्किनर ने क्या रखा, समान उद्देश्य एक बताए, एक विशिष्ट उद्देश्य बताए, और उसमें से समान उद्देश्य में कुछ पार्ट में रख दिया, जैसे सिद्धांतों की खोज, उसके साथ साथ तथ्यों का संग्रह करना समान उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट करना, या बच्चे के जो बात किया जाए वह बच्चे के व्यक्तित्व के विकास समान उद्देश्य के अंतर्गत आता है। शिक्षण कार्य में सहायता देना, शिक्षण कार्य में सहायता देना या समान उद्देश्य है, तो आपको उसके समान उद्देश्य के अंतर्गत रख दिया है। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या रखा शिक्षा मनोविज्ञान के, जिसमें बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति दृष्टिकोण। जैसे ये आपका विशिष्ट उद्देश्य दिख रहा है, विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो आप बालकों के जो प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति दृष्टिकोण है, या बात करें तो वह यह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। शिक्षा के स्तरों व उद्देश्यों को निश्चित करना, या क्या कहलाता है, विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। उसके साथ साथ शिक्षण परिणाम जानने की सहायता करना, यह भी विशिष्ट उद्देश्य है। छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देना विशिष्ट है। शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान देना। जैसे ध्यान देंगे, अभी आपने उसमें सिर्फ क्या होता था, समान उद्देश्य में आपने देखा, समान उद्देश्य में कहीं ना कहीं या देख रहे थे खोज हो रही थे, संग्रह की जा रही थी, व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा था, सहायता दी जा रही थी, सुधार किया जा रहा था, या पूर्ति की जा रही थी। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको अच्छे तरीके से निखारा जा रहा है। स्पेसिफिक जो उसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, देखिए जैसे बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति दृष्टिकोण, या क्या है, एक तरीके से विशिष्ट स्पेसिफिक बात करी, उसमें समान में अलग चीजें। बच्चों देखा, शिक्षा के स्तरों उद्देश्यों को निश्चित करना, क्या निश्चित है, उसके साथ साथ परिणाम जानने में सहायता देना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज क्या है, आपके विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है, जैसे बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। हम सभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या पढ़ते हैं, बालक के विशेष योग्यताओं का अध्ययन की बात करते हैं। बालक के वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन इसमें करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। बालक की रुचि अथवा अरुचियों का अध्ययन करते हैं। बालक के मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन या बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन, ये सभी हम सभी करते हैं। जैसे अपराधी, असमान और मंद बुद्धि बालकों का अध्ययन करेंगे इसमें। शिक्षण विधियों के
उपयोग संबंधी बात करें, अध्ययन करेंगे, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी ने देखा, देखिए यहां पर समझिए दोस्त, बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य आपने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक है। जैसे विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना होगा बालक के, उसके साथ साथ वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट पर बात चर्चा करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है। बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये सभी व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो समझ पा रहे होंगे, अब एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे एक एक पार्ट पर। जैसे बात किया जाए जो विशेष योग्यताओं पर, इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वंशानुक्रम वातावरण चैप्टर पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करें व्यक्ति विभिन्नता चैप्टर पर। तो ये सभी एक एक करके बच्चों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त, आप सभी ने देखा कि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वह पढ़ा क्या क्या। जैसे आज की क्लास में मनोविज्ञान के इतिहास पर चर्चा की है कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की डिफिनीशन क्या है, शिक्षा की डिफिनीशन क्या है, किसने क्या बात कही है। वहीं पर हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो एक तरीके से आज की क्लास में बेसिक चीजें थी कि कहाँ से क्या उत्पन्न हुआ है। हम जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं क्या क्या इसके बारे में कहा गया पुराने समय में जो हम सभी पढ़ रहे हैं, और कहाँ से इसका उदय हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इस पर हम सभी अच्छे से आज की क्लास में चर्चा की। दोस्त, आज अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार आप सभी कमेंट अच्छे से करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे। और अगली क्लास में हम सभी कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। जैसे बात किया जाए, या तो आपने देखा कि जो आज की क्लास में सिर्फ स्टार्टिंग था कि कैसे चीजें मनोविज्ञान को हम सभी कहां से उदय होता है, लेकिन अब जो मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय, जैसे बात करें संरचनावाद, जैसे संरचनावाद में मैंने बताया कि जो विल्हेम वुंट है, अब विल्हेम वुंट ने क्या क्या बातें की संरचनावाद में। वहीं पर हम सभी बात करेंगे प्रकारवाद की बात करें, जैसे विलियम जेम्स हैं जो अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने क्या कहा। उसके साथ साथ उद्देश्यवाद पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम समग्रवाद पढ़ेंगे, स्टार्टवाद पढ़ेंगे। तो एक एक वाद पर, एक एक संप्रदाय पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान जब आया तो मनोविज्ञान के जो समय समय परिवर्तन हुए तो सीखे ही, साथ ही साथ जो उसके अलग अलग पार्ट बढ़ गए मनोविज्ञान के, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्त अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।